अब ध्यान से देखिए, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर ने चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात करने के लिए नियम दिया था। एम्पियर का जो परिपथीय नियम है ये किसके लिए दिया गया था, चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात करने के लिए। तो एम्पियर ने चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात करने के लिए एक नियम दिया जिसे एम्पियर का परिपथीय नियम कहते हैं। वैसे चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात करने के लिए ना बायो-सेवर्ट ने भी नियम दिया था, समझे, लेकिन बायो-सेवर्ट लो लेवल का नियम है और ये क्या है, हाई लेवल का। वह केवल एक तार के लिए नियम यूज करते हैं और कई गो तार रहेगा, एक ही बार 10 गो तार हो जाए और उस 10 तार के कारण अगर हमको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो किसका उपयोग करेंगे, एम्पियर के परिपथीय नियम का। तो उसी का थोड़ा सा व्यापक रूप कह सकते हैं कि उसी का क्या है, व्यापक रूप है। अब एम्पियर ने क्या बताया कि अगर आपके पास यहाँ पर कई गो तार है और उस तार में क्या हो रहा है, धारा बह रहा है, तो उस धारा के कारण चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा ना। तो उस चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात करने के लिए किसका नियम उपयोग करते हैं, एम्पियर का नियम उपयोग करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इन सब तारों को मिला के कितना तार मान लेते हैं, एक तार मान लेते हैं। कितना तार मान लेते हैं, एक तार। और इस एक तार के चारों ओर मान लीजिए कि हमको किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो अगर आप यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो जितना दूरी पर यह है उतना ही दूरी पर यह है, ऐसे चारों ओर तो बराबर होगा। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा मार्कर क्या है, तार है, और इससे कुछ दूरी पर आप यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना चाहते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ से अगर 10 सेंटीमीटर पर ये चुंबकीय क्षेत्र निकालना चाहते हैं तो 10 सेंटीमीटर जितना चुंबकीय क्षेत्र यहाँ होगा उतना ही तो यहाँ भी होगा, उतना ही यहाँ होगा। चारों जगह 10 सेंटीमीटर पर जो सर्किल अगर बना दें तो हर जगह चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, बराबर होगा, बराबर होगा ना। तो इस तरह का जब चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना होता है तो किसका नियम उपयोग करते हैं, एम्पियर का परिपथीय नियम। अब ये नियम क्या कहता है इसको एक बार और ध्यान से समझिए। ये आपका क्या है, तार है, और इस तार के कारण मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र है। ध्यान देना, इस तार में जब धारा बहेगा तो यहाँ पर कुछ ना कुछ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा ना। वो चुंबकीय क्षेत्र हम मान लेते हैं कि वो क्या है, बी है। चुंबकीय क्षेत्र कितना है, बी। चूंकि चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि है इसीलिए इसको वेक्टर बी लिख देते हैं। तो वो चुंबकीय क्षेत्र बी हो गया। अब हम इस तार के कारण जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र अगर ज्ञात करना चाहते हैं तो क्या ये केवल यहीं पर हो सकता है, आगे भी हो सकता है, मतलब कि उतना दूरी पर एक वृत्ताकार पथ पर कहीं भी हो सकता है ना। तो उस वृत्ताकार पथ का एक छोटा सा अगर लघु खंड ले लें, जैसे ये चालक तार है, इसमें धारा बह रहा है आई, और इसके कारण यहाँ पर अगर चुंबकीय क्षेत्र बी है तो इसको अगर आप त्रिज्या मान के एक वृत्ताकार पथ बना देंगे तो उस वृत्ताकार पथ पर हर जगह चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, बी होगा, होगा ना। तो इस चुंबकीय क्षेत्र को हम दिखा दें किससे, वेक्टर बी से। अब जो वृत्ताकार पथ लिए हैं चालक तार के चारों ओर, उस वृत्ताकार पथ पर एक छोटा सा लघुखंड क्या ले लीजिए, डीएल। छोटा सा क्या ले लिए, लघुखंड डीएल। अब इस चुंबकीय क्षेत्र बी और लघुखंड जो डीएल है इसका अगर आप अदिश गुणन कर देंगे ना, इसका क्या कर देंगे, अदिश गुणन, तो इसको हम कहेंगे, अच्छा अदिश गुणन करके और उसके बाद इसका क्या कर देना है, समाकलन कर देना है। तो इसी को हम लोग कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र बी का रेखीय समाकलन। रेखीय, तो रेखीय समाकलन समझ रहे हैं ना किसे कहते हैं हम लोग, चुंबकीय क्षेत्र बी तथा जो वृत्ताकार पथ है, चुंबकीय क्षेत्र बी तथा वृत्ताकार पथ का लघुखंड। तो चुंबकीय क्षेत्र बी है, वृत्ताकार पथ का लघुखंड क्या है, डीएल है। इन दोनों के अदिश गुणन का जो समाकलन होता है उसको बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र बी का रेखीय समाकलन। अब एम्पियर ने कहा कि किसी बंद परिपथ के अनुदिश या बंद पथ के अनुदिश, ध्यान देना, किसी बंद पथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, किसी बंद पथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, यही ना हुआ, किसी बंद पथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। उस बंद परिपथ में से जो बहने वाला धारा है, कौन धारा बह रहा है, आई, तो संपूर्ण धारा यहाँ पर क्या है, आई है। तो किसी बंद पथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन है, ये ना है, ये किसके बराबर होता है, तो उस परिपथ में चाहे उस बंद पथ में प्रवाहित धारा आई का कितना गुना, म्यू नॉट गुना होता है। और यही क्या है, एम्पियर का परिपथीय नियम है। किसी
बंद परिपथ में या किसी बंद पथ में, बंद पथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस बंद पथ में प्रवाहित होने वाली संपूर्ण धारा का कितना गुना होता है? म्यू नॉट गुना होता है। तो रेखीय समाकलन कंफर्म है। रेखीय समाकलन क्या है? चुंबकीय क्षेत्र और बंद पथ के का जो लघुखंड है इसका अदिश गुणन का समाकलन। चुंबकीय क्षेत्र, बंद पथ के लघुखंड के अदिश गुणन का समाकलन, हाँ उसी समाकलन को क्या बोलते हैं? रेखीय समाकलन। तो ये किसके बराबर होता है? तो उस बंद पथ में बहने वाली संपूर्ण धारा का कितना गुना? म्यू नॉट गुना। तो इतना क्लियर है। अब इसका हम लोग निगमन देखते हैं। अच्छा, म्यू नॉट सब लोग जानते हैं ना क्या है? म्यू नॉट क्या है? निर्वात की नहीं, निर्वात की चुंबकशीलता है। वैद्युतशीलता तो एप्सिलॉन नॉट होता है। तो देखिए इसका हम लोग निगमन करते हैं। निगमन, और निगमन हम लोग किसका करने जा रहे हैं? यही ना है, dl इक्वल टू म्यू नॉट आई। इसी का हम लोग क्या कर रहे हैं? निगमन। इसके लिए ध्यान देना, एक हम चालक तार बना दे रहे हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक चालक तार क्या है? AB। मान लीजिए कि चालक तार क्या है? AB, और इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। एक हमारे पास चालक तार क्या है? AB, इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। तो अब हमको एम्पियर का जब परिपथीय नियम सिद्ध करना है, तो एम्पियर का परिपथीय नियम बंद पथ के लिए है। तो हम इस चालक तार के से कुछ दूरी पर एक बिंदु लेंगे। इस चालक तार से कुछ दूरी पर क्या ले लेंगे? एक बिंदु ले लेंगे। एक बिंदु P ले लिया जाए, बिंदु P। और इस चालक तार के कारण बिंदु P पर कुछ ना कुछ चुंबकीय क्षेत्र होगा, क्योंकि जब धारा बह रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र होगा ना। धारा बह रहा है इसमें चालक तार में, तो कुछ दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र होगा। इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी बताइए? अंगूठा धारा की दिशा में, और अंगुलियों को मोड़ने की जो दिशा होगी अंदर की तरफ ना होगी। तो इस पर हम, ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वो कुछ इस तरह से होगी, ऐसे होगा ना। अब ध्यान देना, यहाँ पर कुछ ना कुछ चुंबकीय क्षेत्र है, और चुंबकीय क्षेत्र का हमको रेखीय समाकलन निकालना है। और रेखीय समाकलन किसके बराबर आना चाहिए? तो इस चालक तार में बहने वाली जो धारा I है उसके किसके बराबर? म्यू नॉट गुना के बराबर आना चाहिए। तो हम क्या किए कि एक चालक तार ले लिए हैं AB, और AB से कुछ दूरी पर, कितना दूरी मान लें? कैपिटल R चाहे स्मॉल r, कुछ भी मान सकते हैं, स्वतंत्र हो एकदम, कुछ भी मान लो। तो स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, और इस बिंदु P पर इस बंद पथ दिख रहे हैं, हम वृत्ताकार पथ लिए हैं ना। तो इस चालक तार के चारों ओर एक बंद वृत्ताकार पथ ले लिया गया। अच्छा, इसको एम्पियर का पथ बोलते हैं। क्या बोलेंगे? एम्पियर का पथ। ये एम्पियर का पथ है। तो इस चालक तार के चारों ओर एक एम्पियर का पथ ले लिया गया। अब इस एम्पियर के पथ पर ध्यान दीजिए, एक बिंदु कौन है? P है। वहाँ पर कुछ ना कुछ चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो उस चुंबकीय क्षेत्र का हमको क्या निकालना है? पहले रेखीय समाकलन। और रेखीय समाकलन निकाल के दिखाना है कि वो I के कितना गुना होगा? म्यू नॉट। जो इसमें धारा बह रहा है उसका कितना गुना होगा? म्यू नॉट गुना होगा। तो हम बिंदु P पर सबसे पहले क्या निकालते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। तो लिखेंगे कि चालक तार AB के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल टू, चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल टू, बताइए कितना होगा? कल का ही फार्मूला पढ़े हैं, रिज्जु रेखीय। इस तरह से म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I बटे R। वहाँ पर कैपिटल R रहा होगा, यहाँ पर स्मॉल r है। क्या दिक्कत है? दूरी से ना मतलब है। तो ये फार्मूला है म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2I बटे R। म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I बटे R, ये हम लोग कल का पढ़ लिए हैं। इस चालक तार के कारण R दूरी पर जो बिंदु P है, इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र निकाल दिया गया। म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I बटे DL, 2I बटे R।
अब ध्यान देना कि चुंबकीय क्षेत्र तो निकाल दिए, लेकिन यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन निकालना है ना। तो रेखीय समाकलन निकालने के लिए इस बंद पथ पर एक छोटा सा लघुखंड कौन लेंगे, एक छोटा सा लघुखंड यहाँ पर क्या लिया जाएगा, डीएल। छोटा सा लघुखंड क्या ले लेंगे, डीएल। तो लिखेंगे कि अतः बंद पथ के अनुदिश, बंद पथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन कितना हो जाएगा जी। चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन क्या होता है, इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल। कोई दिक्कत नहीं इसमें, वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल। बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, डीएल क्या है, सूक्ष्म दूरी किसका, वृत्ताकार पथ का, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र कितना है, बी है, तो उसी का एक छोटा सा खंड क्या लिया गया है, डीएल। और दोनों का जो अदिश गुणन होता है, अदिश गुणन का समाकलन कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, रेखीय समाकलन। ये ना रेखीय समाकलन है, और ये किसके बराबर होना चाहिए, म्यू नॉट इंटू आई के। तो इसको हम हल करते हैं और देखते हैं कि म्यू नॉट आई के बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अच्छा, इसमें जो डीएल है, ध्यान देना, डीएल हमारा ऐसे ना घूम रहा है, चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश, ध्यान देना, चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश रेखीय समाकलन लेना है। तो जो वृत्ताकार हमारा पथ है वो तो चुंबकीय क्षेत्र की तरफ ही न जा रहा है। चुंबकीय क्षेत्र हमारा ऐसे है, वृत्ताकार पथ भी कैसे है, इसी के तरह का है। तो जिधर चुंबकीय क्षेत्र है उधर वृत्ताकार पथ है, इसका मतलब थीटा कितना हो जाएगा, 0। जिधर चुंबकीय क्षेत्र है तो चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है, अंदर के तरफ, और डीएल भी हमारा कहाँ जा रहा है, अंदर के तरफ। ऐसे ना डीएल है, वृत्ताकार पथ जो ली है वो ऐसे जा रहा है, समझ रहे हैं, ऐसे जा रहा है, और चुंबकीय क्षेत्र भी ऐसे ही जा रहा है। तो उसी वृत्ताकार पथ पर का छोटा सा हिस्सा कौन है, डीएल। तो जिस पथ पर चुंबकीय क्षेत्र है उसी पथ पर क्या लिए हैं, डीएल। तो चुंबकीय क्षेत्र हमारा कहाँ जा रहा है, अंदर के तरफ, डीएल भी कहाँ जा रहा है, तार है, तो वृत्ताकार पथ ऐसे लिया गया है, आधारा बह रहा है ऊपर की तरफ, तब भी आपका चुंबकीय क्षेत्र ऐसे ही ना काम करेगा। तो जो डीएल की दिशा है और वेक्टर बी की दिशा है वो दोनों एक ही तरफ होगी, इसलिए थीटा क्या हो जाएगा, 0। तो अब ध्यान देना, यहाँ पर लिख दे रहे हैं सरफेस नहीं, इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल कितना हो जाएगा जी। ए डॉट बी का फार्मूला पढ़े होंगे, ए बी कॉस थीटा, क्या पढ़े हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा बी डीएल कॉस थीटा, और चूंकि थीटा कितना है, 0 है, तो ये हो जाएगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल इक्वल टू बी डीएल कॉस 0। का 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, का 0 का मान कितना होता है, 1। तो इसमें तो कोई समस्या है नहीं। अब थोड़ा ध्यान देना, का 0 का मान 1, तो क्या लिख सकते हैं, वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल किसके बराबर हो गया जी, बी डीएल। तो यहाँ तक तो कोई समस्या है नहीं। इसको समीकरण हम बना देते हैं, इसको समीकरण देखिए 1 बना देते हैं, इसको समीकरण क्या बना दिए, 2। इसमें बोलिए कोई समस्या हो तो, ये समीकरण 1 हो गया, क्या हो गया, समीकरण 2। थीटा का मान 0 कैसे हो रहा है, समझ में आ रहा है ना, जिधर चुंबकीय क्षेत्र है उसी के तरफ कौन है, डीएल। अब हमको क्या करना है कि समीकरण 1 से बी का मान उठा के क्या कर देना है, रख देना है। तो समीकरण 1 से अगर बी का मान उठा के रखेंगे, समीकरण 1 से अगर बी का मान उठा के रखेंगे, यहाँ लिख दें, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं। तो समीकरण 1 से, ठीक है, 1 तथा 2 लिख दीजिए, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल इक्वल टू, बी का मान रखिए, बी का मान म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई, अच्छा 4 पाई लिखना जरूरी है जी, भाई 2 से कट जाएगा ना, तो म्यू नॉट आई बटा 2 पाई आर लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख दे रहे म्यू नॉट बटा 2 पाई, म्यू नॉट आई बटा 2 पाई, इसको थोड़ा सा बढ़ा लीजिए,
म्यू नॉट, 2 से 4 कट गया तो म्यू नॉट आई बटा 2 पाई आर, तो म्यू नॉट आई बटा 2 पाई आर। और क्या बच रहा है, डी एल। इसमें जो कांस्टेंट होता है वो कहाँ चलाएगा, बाहर, तो कांस्टेंट बाहर चलाएगा तो देखिए म्यू नॉट बटा म्यू नॉट आई बटा 2 पाई आर। अच्छा बच गया डी एल, तो डी एल का समाकलन, तो डी एल का समाकलन कितना होगा जी, डी एल बढ़ते 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 पूरा वृत्ताकार पथ कवर कर लेगा, तो डी एल के बदले में हो जाएगा 2 पाई आर। क्या हो गया, डी एल के बदले में 2 पाई, ऐसे समझ रहे हैं ना, इसको हम बाहर निकाल दिए। अब बच गया कौन, डी एल, तो डी एल वृत्ताकार पथ का क्या लघुखंड है, और लघुखंड बढ़ते 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 पूरा वृत्त की परिधि को कवर करेगा, तो वो बढ़ के कितना हो जाएगा 2 पाई आर। तो 2 पाई आर से 2 पाई आर क्या हो गया, कट गया, क्या बचा, सरफेस इंटीग्रल, सरफेस नहीं है जी, बार बार सरफेस निकल रहा है, इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। देखिएगा म्यू नॉट आई, यही किसका नियम है, एम्पियर का परिपथीय नियम। और एम्पियर के परिपथीय नियम का उपयोग हम कहाँ करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात करने के लिए। तो कहाँ है, यहाँ पर, चलिए ठीक है, हाँ पहले चित्र बनाइए, किसको, देखो जी ये समीकरण 1 है,